Okay, so let's discuss the paper then. So let's start with the first question. So you can read the question. You can start from it. So फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? करंट गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है एंड करंट डेंसिटी पूछा हुआ है। मतलब कि डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी डिफाइन कैसे होती है, जे। सो एज वी नो दैट जे इज डिफाइंड बाय आई बाई ए, करंट ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। सो करंट की वैल्यू दैट इज 50, बट देखो माइक्रो एम्पियर दी हुई है, सो माइक्रो को हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए हमें। सो माइक्रो एम्पियर डिवाइडेड बाई जो ये एरिया है दैट इज 50 mm²। ठीक, अभी हमें ये ध्यान देना होता है कि यूनिट मिसमैच नहीं होना चाहिए, यूनिट मैचिंग बेटर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में। आंसर अगर देखें क्वेश्चन में, एग्जाम में पूछा हुआ है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, मतलब ये होना चाहिए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब हम कन्वर्ट कर लेते हैं, जे इज इक्वल टू 50, माइक्रो को कन्वर्ट कर लेते हैं। सो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। 50 इंटू mm, हमें पता है 1 mm मतलब होता है 10⁻³ मीटर। सो इसे कन्वर्ट करेंगे, सो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। सो बेसिकली ये हो गया mm में और ये हो गया मीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से हमारा कन्वर्जन आ जाएगा। सो देखिए 10⁻6 बन जाएगा, कैंसिल कर देंगे, जे की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 देन। क्वेश्चन में पूछा हुआ है करंट बताइए व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। सो एज वी नो n इंटू ई, एक्चुअल तो q बाई टी होता है, बट वी नो q को हम n इंटू ई लिख सकते हैं अपॉन टी। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है क्वेश्चन में 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें रखना होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टाइम टेकन। सो क्वेश्चन में गिवन है पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में हमें इसकी करंट बतानी है। सो सॉल्व कर देंगे इसको, आई की वैल्यू भी हमारी सॉल्व होकर आ जाएगी 1.6 इंटू पावर सॉल्व हो जाएगी। सो ये +7 है और ये माइनस का 19 है, सो ऐड होंगे। सो 19 में 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बचेगा नेगेटिव का 12। सो दिस मच करंट विल बी देयर। क्वेश्चन नंबर 3। सो ये रिलेटेड है कि रेजिस्टेंस किसका कितना होगा। सो हमें पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है V²/R होता है। सो अगर हमें R चाहिए, डिजाइन R चाहिए, सो वी कैन यूज V²/P, इस टाइप में यूज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिकल फैन है और हीटर है। सो R फैन का अगर हम बात करेंगे वो हो जाएगा V²। फैन का V सेम है 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 वैट। लेकिन अगर आर हीटर की बात करें तो हीटर का वोल्टेज भी इतना ही है, 220 वोल्ट ही है। सो वी दोनों का सिमिलर है, बट इसका पी नीचे बहुत ज़्यादा है, मतलब डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। सो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि आर फैन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी आर हीटर के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि हीटर में जब हम ये इतने बड़े नंबर का डिवाइड करेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही स्मॉलर हो जाएगी। सो द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ फैन। और नंबर फिर डायनामो में हमें पता हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में कि करंट जो है वो गिवन है 0.5 एम्पियर है और वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड हमें चाहिए, तो हमने ऑलरेडी बताई हुई है कि एनर्जी रिक्वायर्ड और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। सो इन 1 सेकेंड हमें एनर्जी चाहिए। सो हमें पता है कि एनर्जी निकाल सकते हैं हीट से, ये होती है VIT, फॉर्मूला में याद होना चाहिए। सो V is 6, I is 0.5, T is 1 second, so it will be 3 joule। नेक्स्ट रीड करते हैं। Is it possible that any battery has some constant value of EMF but potential difference between the plates is 0? मतलब ये है कि किसी बैटरी के पास कुछ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ है बट पोटेंशियल 0 हो जाए। तो हमें पता है कि लेट्स से इसके पास एक ईएमएफ है
ठीक, ये प्लस है ये माइनस है, बट अगर हम इसके साथ सिमिलर, एकदम सिमिलर कनेक्शन कर दें बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या सिचुएशन होगी, दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट। तो अगर ये ईएमएफ है ये ईएमएफ है, सो एक प्लस ई होगा और एक माइनस ई होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो बहुत चांसेस हैं कि एक ईएमएफ है कि बैटरी अगर हमने उससे अपोजिट डायरेक्शन वाली बैटरी, अपोजिट, वो कनेक्ट कर देंगे तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन बेस्ट फिट हो रहा है कि यस, इफ एन आइडेंटिकल बैटरी, मतलब उसका ईएमएफ भी ही है, ज्वाइंट इन अपोजिशन, इन अपोजिशन इन सीरीज, तो सीरीज में हमने अपोजिट में कंडक्ट कलेक्ट कर दिया, आंसर आ जाएगा 0। नंबर 6। ओके, सो हमें पता करना है कि रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज कितना होगा, आर। सो हमें डायरेक्टली फार्मूला पता है कि करंट और पावर के बारे में गिवन है। सो हमें पता है कि पावर के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, मैं सारे लिखता हूँ। एक होता है V इंटू आई, एक होता है आई स्क्वायर इंटू आर, एक होता है V स्क्वायर बाई आर। अभी देखो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, करंट गिवन है, ठीक है। सो करंट गिवन है और रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब ये वाला फार्मूला यूज होगा। सो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये दोनों कनेक्टिंग। सो एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हम ये वाला फार्मूला यूज करें, कोई भी तीन यूज कर सकते थे। आर इज इक्वल टू आ जाएगा P बाई आई स्क्वायर। सो P इज 1 वैट, आई की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। सो यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो 1/25 मतलब 0.04। ओके, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हुए कि एक बैटरी है, उसका कोई एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो एक एक्चुअल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये R इज इक्वल टू है 10 ओम। 10 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, मतलब ये R हमें फाइंड करना है। ये जो बैटरी है वो 2.1 वोल्ट की है। सो इसका जो EMF है E, वो है 2.1 वोल्ट, ठीक है। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि जो इससे करंट आ रही है वो करंट कितनी है, 0.2 एम्पियर। सो आई की वैल्यू है 0.2 एम्पियर। तो आपको याद होना चाहिए, हमने डिस्कस किया हुआ था कि करंट कैसे निकालते हैं। करंट निकालते हैं पूरा टोटल EMF डिवाइडेड बाई R प्लस आर इक्विवेलेंट। ये हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है और बताया भी है मैंने। इसको सॉल्व कर देते हैं। आई की वैल्यू 0.2, ई की वैल्यू 2.1, आर की वैल्यू 10 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। सो इट विल बी 2 प्लस 0.2 इंटू आर इज इक्वल टू 2.1। सो 2 माइनस में चला जाएगा। सो 0.2 आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2.1 माइनस 2, मतलब 0.1 बचेगा। सो आर डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2। सो वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 0.5। सो इस तरीके से हम आर भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था 7 नंबर, बट थोड़ा सा हमें सॉल्विंग आनी चाहिए उसकी। ओके, अब हमें कलर सीक्वेंस दिया हुआ है, अब हमें उनका कोड लिखना है। सो कलर सीक्वेंस हमें दिया हुआ है ब्राउन, फिर है ब्लैक, फिर है ग्रीन और फिर है सिल्वर। सो पहले हमें पता है कि लास्ट कलर का पर्पस होता है परसेंटेज बताना। सो गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, नो कलर होता तो 20%। अब हमें इनका कोड चाहिए, ब्राउन ब्लैक। सो हमें याद है कि सीरीज BB रॉय होता है। सो BB रॉय ग्रेट, ओके। सो BB रॉय गुड बॉय, फिर होता है वेरी गुड वाइफ। सो ये सीक्वेंस हमारे पास होता है, स्टार्ट होता है 0 से। सो ब्लैक होता है 0, सो ब्लैक होता है 0, ब्लैक के बाद ब्राउन, ब्राउन होता है 1, 2, 3, 4, 5 और ग्रीन होता है 5। सो ये हो गया 5। अब हम यहाँ पे इनको लिख सकते हैं। हमने क्या बताया था पैटर्न, पहला लेटर फर्स्ट, सेकेंड लेटर बाद में, इनटू 10 टू द पावर थर्ड लेटर। सो मैं फिर से लेटर्स लिख देता हूँ। कैसे लिखते हैं, पहला लेटर, दूसरा लेटर, इनटू 10 टू द पावर तीसरा लेटर, प्लस माइनस परसेंट। सो अभी क्वेश्चन में सारे 1 पॉइंट में है, जबकि ये क्या 10 है। सो पावर एक और ऐड कर देते हैं। सो पावर एक और ऐड करेंगे। सो वी कैन राइट इट 1.0 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 10%।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दो बल्ब है एंड सेम वोल्टेज में ऑपरेट हो रहे हैं। V दोनों के लिए क्या है, सेम है। क्वेश्चन रीड करेंगे तो वहां पे दिख रहा है। सो हमें पता है R इज इक्वल टू क्या है, V स्क्वायर बाई P। सो बिकॉज V सेम है, बिकॉज V सेम है दोनों के लिए, इसका मतलब R प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई P है। ठीक है, सो इसका मतलब इफ P ज़्यादा है देन R क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन में हमें पता है कि एक दो फिलामेंट बल्ब है, एक 200 वाट का और एक 100 वाट का। सो जिसका P ज़्यादा उसका R कम। सो हमें पता है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। सो इसका मतलब क्या होगा, R1 विल बी लेस देन R2। ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा। और कितना टाइम्स हो जाएगा वो रेशियो हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइड में रेशियो भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि P1 बाई P2 इज इक्वल, मतलब उल्टा रेशियो आने वाला है। अगर मुझे R1 बाई R2 चाहिए तो इसका मतलब हो जाएगा P2 बाई P1। सो इसका मतलब अगर हमें R1 बाई R2 चाहिए तो हम लिख सकते हैं P2 बाई P1। P2 कितना है, 100 है, और P1 कितना है, 200 है। सो यहाँ से देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1। सो R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 अप्रोच कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 में हमें रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तो हमें पता है R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। ठीक है, और एरिया को चाहिए तो हमें चेंज कर सकते हैं, L बाई एरिया को लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर रेडियस में। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एरिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है, रेडियस की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली एरिया गिवन है। तो बस सारे केसेस में चेक कर लेना है। ठीक है, नंबर 1, R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रो L की वैल्यू L है, A की वैल्यू A है। नंबर 2, R की वैल्यू रो L की वैल्यू 2L है और एरिया की वैल्यू कितनी है, A बाई 2। सो इसे सॉल्व करेंगे, सो 4 बाहर आ जाएगा, 4 रो L बाई A आएगा। ये हुआ सेकंड नंबर। थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे, सो R की वैल्यू हो जाएगी रो L बाई 2 है और एरिया 2A है। सो इसका मतलब हो जाएगा 1/4 अलग आ जाएगा रो L बाई A। सो अभी क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा जो है वो इसका है, फिर इसका है, और फिर सबसे मिनिमम किसका है, थर्ड वाले का है। सो मिनिमम किसका होगा, 2A वाले का मिनिमम होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये मैक्स है और ये मिनिमम है। ओके, ये फिर से वही सिमिलर कॉन्सेप्ट वाला कि एक बैटरी है, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, नहीं सॉरी, शॉर्ट सर्किटिंग का क्वेश्चन है। सो लेट्स से एक बैटरी और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसे हमने 1.5 वोल्ट की बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा हमें नहीं पता है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है जब हमने इसे शॉर्ट सर्किट किया तो करंट कितनी हो जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट मतलब रेजिस्टेंस तो ज़ीरो है। सो इसका मतलब I इज इक्वल टू कितना है, E बाई आर प्लस आर होता है। ठीक है, बिकॉज दोनों सीरीज में होते हैं बट आर तो ज़ीरो है। सो करंट की वैल्यू कितनी है, E बाई आर। और क्वेश्चन में गिवन है कि जब इसे शॉर्ट सर्किट करते हैं तब करंट कितनी है, 3 है, EMF है 1.5 एंड R। सो R की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सो R की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 0.5 आ जाएगी वो। तो ये R की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट सर्किट का है बट अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। 12 में देखें, 12 में काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो नियॉन पॉजिटिव आयन है वो जा रहा है राइट साइड पे। सो पॉजिटिव आयन जा रहा है राइट साइड पे, और तो जो करंट होगी पॉजिटिव के डायरेक्शन में होती है। सो करंट इस तरफ होगी, लेकिन बोल रहा है नेगेटिव आयन लेफ्ट की तरफ में जा रहा है,
तो हमें पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव की करंट होती है वो अपोजिट होती है नेगेटिव वाले की। सो इसका मतलब जो करंट है वो दोनों के लिए किस तरफ है, सेम डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे हमें पता है कि करंट इज along positive ion and opposite to नेगेटिव। सो नेगेटिव आयन के अपोजिट मूव होता है और पॉजिटिव आयन के सेम डायरेक्शन में। बट बिकॉज नेगेटिव लेफ्ट की तरफ जा रहा था तो उसकी करंट किस तरफ जाएगी, राइट साइड पे जाएगी, ठीक है। और जबकि पॉजिटिव राइट साइड पे जा रहा था, राइट पे जा रहा था, तो उसकी करंट भी राइट साइड पे ही जाएगी। सो बिकॉज दोनों की जो करंट है वो राइट साइड पे ही जा रही है, सो अगर हम टोटल करंट देखेंगे तो राइट साइड पे ही जाने वाली है। तो करंट अगर हम देखेंगे तो दोनों के वजह से करंट क्या होगी, राइट साइड पे ही जाने वाली है। सो दोनों को ऐड कर देते हैं। 2.9 जो है नियॉन वाले पार्ट है, सो 10 टू द पावर 18 इतने नियॉन है, प्लस 1.2 इंटू 10 टू द पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इंटू ये ईच सेकेंड है, सो हमें पता है कि टी की वैल्यू 1 है, ठीक है। सो इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। सो ये आई इज इक्वल टू एन इंटू टी है। सो आई इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 मतलब 41 4.1 इंटू 10 टू द पावर 18 और एक ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 पावर -19 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 1 सेकेंड। सो उसके अकॉर्डिंग 18 और 19 पावर आया, मतलब -10 बचा, 16 इंटू 4.1 सॉल्व कर दिया। तो जो वैल्यू आ जाती है सॉल्व करके वैल्यू आ जाती है नियरली 0.66। सो टुवर्ड्स राइट साइड। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। मेन गलती हो सकती थी कि बहुत सारे स्टूडेंट माइनस कर देते हैं, 2.9 में माइनस कर देते हैं 1.2। क्यों? क्योंकि एक राइट है एक लेफ्ट है, ऐसा नहीं है। जो राइट है वो पॉजिटिव है तो करंट भी राइट पे होगी, बट नेगेटिव लेफ्ट जा रहा है तो उसकी करंट भी तो पॉजिटिव तरफ ही होगी। सो इसलिए दोनों करंट ऐड होने वाली है। तो ये गलती नहीं करेंगे तो फिर आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। 13 देख लेते हैं। इस बार क्यू एक फंक्शन दिया हुआ है, इट इज़ 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। मैंने बताया था कि अगर फंक्शन दिया होता है तो करंट हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। सो इट इज़ डी क्यू बाई डी टी एक्चुअली। सो डिफरेंशिएट करेंगे 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2t प्लस 3t का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। सो आई की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10t प्लस 3 और हमें पूछा हुआ है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हमसे पूछा हुआ है। सो t की वैल्यू 5 रख देंगे। सो 10 इंटू 5 प्लस 3, सो इट विल बी 53। तो अच्छा क्वेश्चन था, बट हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है अगर फंक्शन दिया हो, डिफरेंशिएट करके करते हैं। नोट्स में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो जिनको कुछ भी डाउट रहता है वो एक बार नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। 14 नंबर देखें। सो क्वेश्चन में एक्स और वाई के बारे में कुछ चीज़ें गिवन दी हुई हैं। दोनों सिमिलर मटेरियल के हैं, बट डायमीटर जो है, डायमीटर मतलब लेट्स से डायमीटर ऑफ एक्स एंड डायमीटर ऑफ वाई। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है a wire x is half the diameter and half the length of y। so मतलब x की जो diameter है that is half of the y। so x की diameter is half of the diameter of y and length of x is also half the length of y। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर दे दी हुई है। सो अब हमें रेजिस्टेंस देखना है। सो रेजिस्टेंस ऑफ x ओवर रेजिस्टेंस ऑफ y हो जाएगा, रो तो दोनों का कैंसिल आउट हो जाने वाला है, रो की टेंशन है ही नहीं क्योंकि सेम मटेरियल है। फिर क्या होगा, रो एल बाई ए मतलब एल एक्स बाई एल वाई अपॉन ए होता है, मतलब ए का जो रेशियो आएगा वो उल्टा आएगा। सो एरिया ऑफ वाई बाई एरिया ऑफ एक्स आएगा। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। सो रो और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एरिया यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। अब वैल्यूज रख देते हैं तुरंत। सो आर एक्स बाई आर वाई एल एक्स बाई एल वाई कितना आएगा 1/2 इंटू एरिया। एरिया खुद होता है प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर टाइप होता है ना। सो डायमीटर का स्क्वायर होता है ये।
तो मैं डायरेक्टली रख देता हूँ dy बाई डी एक्स कितना आएगा, वो आएगा 2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं एक हाईलाइट करने वाली बात बताता हूँ, वो कि एरिया जो होगा वो डायमीटर का प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर टाइप में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों का स्क्वायर डायरेक्टली रख दिया हुआ है। ओके, सो स्क्वायर से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2:1। सो इसका मतलब आर एक्स ओवर आर वाई कितना आ जाएगा, 2:1। लेट्स सी 15। Okay, two identical cell connected in series send 1 ampere current through a 5 ohm. So दो आइडेंटिकल सेल हैं और सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, बट उनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। सो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर दो सेल हैं, सपोज ई है और आर है, ये भी ई है और आर है, ये दोनों एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है सीरीज में। सो ये 5 ओम के रेजिस्टर से कनेक्टेड है, आर इज इक्वल टू 5। when they are connected in parallel they send a different current। so अभी करंट कितनी आ रही है, अभी आ रही है, करंट की वैल्यू आ रही है करंट की वैल्यू आ रही है 1। ठीक, अच्छा, तो अभी अगर हमें करंट निकालना है तो डायरेक्टली निकालेंगे यार, फॉर्मूला I इज इक्वल टू ई। अब देखो दोनों पैरेलल हैं, सीरीज हैं, तो दोनों ऐड होंगे। सो आंसर क्या आने वाला है, 2E। ठीक है, अपॉन आर भी दो ऐड हो जाएंगे, सो आर प्लस 2R, ये ऐड हो जाएंगी चीजें। तो बेसिकली हमें इतनी चीजें पता है, आई की वैल्यू है 1, ई की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें फाइंड करनी होगी 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर है 5 प्लस 2R, ये हमें यहाँ पर चाहिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 5 प्लस 2R इज इक्वल टू 2E। ठीक है, सो एक टाइप की इक्वेशन आ गई हमारे पास, दैट 2E माइनस 2R इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन आ गई नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली एक इक्वेशन और सॉल्व कर देंगे जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इससे। तो क्वेश्चन में गिवन है कि जब आप बैटरीज को पैरेलल में करोगे और इस आर के साथ कनेक्ट कर देंगे, आर इज इक्वल टू 5। तो पहले तो आपको ये समझना है कि पैरेलल में हमने एक चीज सिखाई है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं। सो इन दोनों का आप इक्विवेलेंट लिख देंगे तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा, क्या कि ये एक बैटरी और एक ये रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, और फिर आर से कनेक्ट कर दो। तो अपन कर लेते हैं। सो इक्विवेलेंट याद है ना पैरेलल का, अगर ईएमएफ की बैटरी ई और ई है, सो ई इक्विवेलेंट जो आएगा वो ई ही आएगा। बट अगर ये आर है और आर है, सो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आने वाला है आर बाई 2, ये आने वाला है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करंट बदल गई है। अगर मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो एज पर द क्वेश्चन अगर हम बात करें, सो करंट इसकी चेंज हो गई है, करंट हो गई है 0.8 एम्पियर। तो अब हमें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी और सॉल्व कर देना पड़ेगा। सो करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। सो करंट की वैल्यू है 0.8 एम्पियर इज इक्वल टू ईएमएफ हमें नहीं पता है, आर है 5 प्लस ये आर है 2, आर बाई 2। सो ये हमने यहाँ पर रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे। सो 0.8 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 10 प्लस आर, और ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.5 आर इज इक्वल टू 2E। ठीक है, सो सॉल्व कर देंगे, 2E माइनस 0.5 आर इज इक्वल टू 5, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन पे पूरा पर्पस करना था फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन टाइप में करके। ठीक है, अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए हो जाता है कि आपको दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको आर की वैल्यू पता चल जाएगी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन और सबट्रैक्ट कर देता हूँ। सेकंड इक्वेशन है 2E माइनस 2R इज इक्वल टू 5। यस, 2R 5, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर 0.8 है एक्चुअली, सॉरी। सो 0.5 की जगह यहाँ पर 0.8 है एक्चुअली।
सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 0.8 R होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर 8 आने वाला है। ओके, सो ये इक्वेशन है। अब दोनों को हम माइनस कर देंगे। सो मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ई कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.5 नहीं, ये 0.8 है एक्चुअली। सो 0.8 माइनस होगा, सो इट विल रिमेन 1.2R इज इक्वल टू 8 माइनस 5 मतलब 3 रहेगा। सो अभी डिवाइड कर सकते हैं। सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 1.2, सो इट विल बी 30 डिवाइडेड बाई 12 एक्चुअली। सो सॉल्व कर देंगे, आर की वैल्यू आ जाती है 2.5। सो इस तरीके से हम आर निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एक बार हमें सीरीज भी सीखना है और एक बार हमें पैरेलल भी सीखना है। जिनको डाउट हो वो लेक्चर नंबर 11 देख लेंगे। लेक्चर नंबर 11 में हमने डिस्कस किया हुआ था कि कैसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी हम जज करते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें रेजिस्टेंस वाला पार्ट पूछा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल पूछा हुआ है। तो मैं ऑलरेडी पता है ये सारी चीज़ें हमने कंपेयर कर रखी हुई है कि रेजिस्टेंस इज गिवन एज आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी, और अगर हमें चाहिए तो हम R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी भी लिख देते हैं, विच इज T2 माइनस T1। ऐसे भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में देख लेते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे दिया हुआ है कि लेट्स से R2 पे है 7, सो लेट्स से ये 7 है, जबकि 50 डिग्री पर है 5। सो 50 डिग्री पर है 5, 1 प्लस एल्फा इंटू, ये माइनस करेंगे फिर हम 100 माइनस 50। सो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी हुई है। सो अभी सॉल्व कर देंगे। सो ये हो जाएगा 7 माइनस 5, या एक्चुअली पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनसाइड। सो इट विल बी 5 प्लस 15 टू 5 मतलब 250 अल्फा। सो ये माइनस जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस 5 2, एंड अल्फा विल बी 2 डिवाइडेड बाई 250। सो if I wish I can multiply it with 4, so 4 मल्टीप्लाई करने से इजी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 1000। so to which we can write alpha is equal to 0.008 per degree Celsius। so ये पार्ट हमारा हो जाएगा इस तरीके से। तो ये एक मैंने मेथड बताया कि ये हम कब कर सकते हैं, when alpha into t is smaller। ठीक है, सो ये मेथड मैंने आपको क्लासरूम में बताया है कि दिस इज नॉट वैलिड ऑलवेज। क्लियर, दिस इज वैलिड। सो नोट्स आप फॉलो करेंगे, मैंने लिखा है दिस इज वैलिड ओनली व्हेन अल्फा इनटू डेल्टा टी इज स्मॉल। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, सो अल्फा डेल्टा टी स्मॉलर नहीं है एक्चुअली। डिफरेंस डेल्टा टी का कितना है, 50 का हो जाएगा। तो ये समझाने का आपको मतलब था कि आपने विदाउट इस कंसिडरेशन के, बिकॉज अल्फा इंटू टी जो डेल्टा टी है वो काफ़ी ज़्यादा है डिफरेंस, हमने डायरेक्टली इस तरीके से इसे अप्रोच करके कर दिया हुआ है। तो इसलिए ये आंसर क्या है हमारा, रॉन्ग है। ठीक, फिर हम एक्चुअल वाले में जाते हैं। सो ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि स्पेशली किस जगह पर काम आएगा। अगर ये काम नहीं है तो हमने एक्चुअल फार्मूला बात किया है जो कभी भी वैलिड है। एक्चुअल वाला कैसे बात की थी, एक्चुअल वाला हमने बात की थी लेट्स से लाइक R1 माइनस R0, इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर, ये R1 R0 है, हो जाएगी R0 अल्फा डेल्टा टी। तो वहां से हम इस वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। सो इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम R0 अल्फा एंड डेल्टा टी। ठीक है, जितना भी टेम्परेचर होगा वो टी इस फॉर्मेट में। ठीक, और दूसरे में हो जाएगा R2 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा T2।
सपोज ये T1 है, ये T2 है, और हम इसका डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? बिकॉज अगर हमने अभी डिवाइड किया तो अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोनों केसेस में। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमें यूजफुल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ठीक है, और हमें आर नॉट नहीं पता है। सो ये फार्मूला कब यूज करते हैं? जब अल्फा कैंसिल करना है, आर नॉट नोन है, बट हमें आर नॉट नोन नहीं है, तो हम ये वाला फार्मूला भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें लास्ट वाला फार्मूला फिर देखना पड़ेगा जब आर नॉट भी अननोन है। सो वो क्या हो जाएगा? आर वन इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू T1 प्लस आर टू हो जाएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा T2। ये हमें यूज करना पड़ेगा और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और फिर हम सॉल्व कर देंगे। सो आर वन कितना है? 5 ओम है, आर टू कितना है? 7 ओम है, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू टी कितना है? 50 है पहला टेम्परेचर, दूसरा है 1 प्लस अल्फा इंटू दूसरा टेम्परेचर है 100। ठीक है, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सो इट विल बी 5 प्लस 500 अल्फा इज इक्वल टू 7 प्लस 700, सॉरी 3500 अल्फा। सो ये हो गया मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अभी। सो 500 माइनस 300 it will be 150, अल्फा इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5, so अल्फा इज इक्वल टू आ जाने वाला है 2 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे और आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0133। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, किस तरीके से हमें केयरफुल रहना है एग्जाम में, कब किस फार्मूले को यूज करना है, किस फार्मूले की क्या लिमिटेशन है, वो चीज़ें हमें क्लियर रहनी चाहिए। सो हमें याद रखना है कि ये फार्मूला कब वैलिड है, कब वैलिड नहीं है, कब हमारा आंसर आएगा, कब नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी केयरफुल रहनी है। नेक्स्ट 17 नंबर। ओके, सो ये कॉमन सेंस पे बेस्ड है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अगर इस वायर में 4 एम्पियर करंट आ रही है और ये वाले वायर में 5 एम्पियर करंट आ रही है, सो 4 एंड 5 यहाँ पर आ रही है इस जंक्शन में। ठीक है, इस जंक्शन में 4 एम्पियर और 5 एम्पियर आ रही है, और साथ में दिया है कि 6 एम्पियर इधर से जा रही है, 6 एम्पियर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि 5 एंड 4 9 एम्पियर है टोटल। तो इसका मतलब रिमेनिंग कितनी हो जाएगी? यहाँ पर वापस जाएगी, सो रिमेनिंग वो सर भी 3 एम्पियर। सो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि 3 एम्पियर करंट जो है ए टू बी की तरफ जाएगी, बिकॉज आई इन शुड बी आई आउट। सो आई इन शुड बी आई आउट। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन हमारी जो थी वो 5 प्लस 4 थी, और इधर पर हमारे पास 6 प्लस कुछ x है। सो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाती है, आउट होने वाली जो करंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ओके, सो दो वायर्स हैं जो इक्वल लेंथ की हैं, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल विद द सेम कांस्टेंट वोल्टेज। सो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, वोल्टेज जो कनेक्शन है वो क्या है? सेम है। तो हमें दोनों केसेस में देखना होगा। सो पहले सीरीज में मतलब लाइक आर आर के दो हैं और हमने इनको एक V वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है। सो हीट कितनी जाएगी? सो हमें पता है कि जो H होगा, लेट्स से H1 की बात कर रहे हैं, सो वो हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि V पूरे का सेम है। सो V स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R। सो यहाँ पे होगा 2R। लेकिन अगर इन्हीं आर को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, अपने V सोर्स से पैरेलल से कनेक्ट कर दूं, सो H की जो वैल्यू होगी वो V स्क्वायर बाई जो आर इक्विवेलेंट है, वो पैरेलल के केस में r/2 होगा। सो इट इज V स्क्वायर बाई r/2। सो मतलब 2 ऊपर जाएगा, सो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर बाई r। सो ये थोड़ी सी हम यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं कि 2 V स्क्वायर बाई r होगा, और हमसे रेशियो पूछा है, मान लेते हैं ये H2 है।
सो लेट्स से H1/H2 अगर निकालें तो ये आएगा 1/2 V²/R अपॉन ये आएगा 2 इंटू V²/R। सो बाई दिस V²/R कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/4। तो इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल का निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, द रेशियो पैरेलल टू द सीरीज, मतलब क्वेश्चन में H2/H1 पूछा है। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो ऑप्शन है, एक है 1/4, एक है 4/1। सो देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में कर रहा है कि पैरेलल टू सीरीज, मतलब H2/H1 आपसे पूछा है, वो हो जाएगा 4:1। इस तरीके से क्वेश्चन 18 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सो हमें पता है कि एक हीटर है जो 220 वोल्ट पे है और 5 एक वॉल्यूम ऑफ वाटर 5 मिनट में हीट करता है। ठीक है, तो हमें पहले देखना है कि जब वो 220 वोल्ट से कनेक्टेड है तो क्या सिचुएशन होने वाली है। तो हीट, अगर मैं पहली बात डिस्कस करूं तो हीट होती है V²/R। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जब 220 वोल्ट रहा होगा और उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तब एक हीट आएगी, बट जब 110 वोल्ट रहा होगा 110 का स्क्वायर/R, सो ये जो 220 का है और ये 110 का है, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं कुछ ये है x और ये है y। तो आप देखो कि x में 220 का स्क्वायर है, मतलब 110 का भी डबल है। सो इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 110 का स्क्वायर/R। तो 2 टाइम मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा। सो बेसिकली ये 4 टाइम्स है इस हीट का। सो इसका मतलब अगर ये 4 टाइम्स हीट दे रहा है तो उसको 4 टाइम्स कम समय लगेगा। सो हीट इज 4 टाइम्स लेस इन 110 वोल्ट। सो 110 वोल्ट में हीट 4 टाइम्स लेस है। सो टाइम कितना होगा, 4 टाइम्स मोर होगा। क्लियर। सो इसका मतलब अगर उसमें 5 मिनट लगे थे तो इसमें कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट्स लगेगा उसे हीट करने में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सो हमें पता है कि कॉस्ट हमें बतानी है 8 आवर्स के लिए, अगर उसे हमने 220 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि 220 वोल्ट से ही कनेक्ट किया है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें सिर्फ उसको आपको हीट निकालनी है। सो हीट कितनी हो जाएगी, किलोवाट पर आवर में हमें निकालनी है। तो 60 वाट है, हमें पता है हीट होती है VIT। सो V और I तो दिया नहीं है तो वो हम डायरेक्टली पावर गिवन है। सो पावर इनटू टाइम कितना होगा, ओके 60 वाट को किलोवाट में बदलेंगे सो इट विल बी 0.6 इंटू टाइम कितना है 8 आवर्स। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.6 किलोवाट इंटू 8 आवर्स। सो इट विल बी 0.48 किलोवाट आवर। सो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी, प्राइसिंग कितनी है 1.25 पर यूनिट है। सो हमने कितनी कंज्यूम की है 0.48। सो 1.25 में 0.48 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो वैल्यू सॉल्व होकर आ जा रही है दैट इज नियर अबाउट 0.6। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ट्वेंटी वन देख लेते हैं। थ्री इक्वल रेजिस्टर्स हैं जो अक्रॉस अ सोर्स ऑफ EMF टुगेदर डिसिपिएट 10 वाट ऑफ पावर, मतलब तीनों को जब लगा दिया है। सो बेसिकली 3 रेजिस्टर हैं और एक EMF से 10 पावर एमिट कर रहे हैं, एक पोटेंशियल सोर्स से 10 पावर एमिट कर रहे हैं।
सो हमें पता है P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट। सो पावर कितनी है, 10 है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कितने हैं, 3R है। ठीक है, सो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा 30R जितना। ठीक, नाउ अभी क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम रेजिस्टर आर इन पैरेलल। सो अगर हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, सो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो समझ गए आप लोग, आर इक्विवेलेंट बदल जाने वाला है अभी। सो आर और आर के तीनों इक्विवेलेंट बदल जाएंगे। सो पी जो न्यू पावर है वो क्या होगी, होगी वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, और वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, आर बाई 3, बिकॉज तीनों पैरेलल में है। सो इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर बाई आर, और हमें वी स्क्वायर की वैल्यू अभी पता ही है। सो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 30R जितनी है अपॉन आर। सो आंसर कितना आ जाएगा, पावर 90 वाट का। सो इसका डी ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते थे कि ये जो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 30R है, इस वी स्क्वायर को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है, ये वाले वी स्क्वायर को यहाँ से। सो इस तरीके से चेन हम देख सकते हैं। 22 देख लेते हैं। ओके, सो हमें पता है, हमने काफ़ी बार ये सारे डिस्कस किए हुए हैं कि व्हीटस्टोन की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि दो वायर एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। सो लेट्स से ए से स्टार्ट हुए, दो वायर स्प्लिट हुए, और फिर उनमें से दो वायर एंड पॉइंट की तरफ आती हैं। सो ये दो वायर्स हैं जो एंड पॉइंट की तरफ आ रही हैं, और ये हमारा बन जाता है बी पॉइंट। तो इससे क्लियर होता है, क्या चीज़ क्लियर होता है कि ये दो डिवाइड हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं, और इनको ज्वाइन कर रहा है ये वाला रेजिस्टर, और फिर वापस से वो दोनों वायर एंड पॉइंट पे पहुंच जाती हैं। तो बेसिकली ये व्हीटस्टोन है जिसमें ये वाला पार्ट रिमूव कर देंगे हम, क्योंकि ये पार्ट रिमूव हो जाता है। सो व्हीटस्टोन की अगर बात करें तो हमें डायरेक्टली पता है कि व्हीटस्टोन का सिंपल पैटर्न है कि यहाँ से एक बचा, फिर यहाँ से एक और बचा, आर एंड आर, और यहाँ से एक आर एंड आर, और बीच वाला जो है वो रिमूव हो गया है। सो बेसिकली ये हो गया 2R इंटू 2R। सो ये हो गया 2R इंटू 2R पैरेलल में, और उनका फिर से निकालेंगे, सो आंसर आ जाएगा R। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, R इक्वलेंट R। सो क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए थे इक्विवेलेंट के, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। 23 बहुत सारी फ्री वायर्स हैं। सो क्या करना चाहिए हमें, तुरंत हमें रीनेम कर देनी चाहिए। मैंने बताया भी था, बहुत सारी फ्री वायर्स दिख रही हैं, तुरंत सारे को रीनेम कर देना चाहिए हमें। सो रीनेम कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, और हमें ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो रीड्रॉ करने के लिए क्या पैटर्न है, पहले देखो ए के साथ कोई वायर है क्या, नहीं है, तो ए अकेले है। ए के बाद कौन सा एक पॉइंट है, ए के बाद एक पॉइंट है बी, सॉरी ए के बाद है 2, 2 एक पॉइंट है, 2 के बाद एक पॉइंट है बी, बट बी से देखो बहुत सारी वायर कनेक्टेड है, बी से एक वायर कनेक्टेड है पॉइंट 1 के लिए, इस पॉइंट को 3 मान लेते हैं, और 3 के लिए। तो इस तरीके से पूरी कनेक्टिविटी है। ए के बाद में 2 है, 2 के बाद बी है, बी 1 और 3 से कनेक्टेड है थ्रू वायर। अब हम रेजिस्टर ड्रॉ कर देते हैं। सो रेजिस्टर में ये वाला रेजिस्टर तो आर है, बट ये बाकी रेजिस्टर 3R 3R और 3R है। सो ड्रॉ करते हैं कि ए और 2 के बीच जो रेजिस्टर है वो आर है, बट 2 से बी के बीच में जो एक रेजिस्टर है, 2 से बी के बीच में जो है वो 3R है। फिर 2 से 1 के बीच में एक रेजिस्टर है, वो भी 3R है, एंड 2 से 3 के बीच में एक रेजिस्टर है, वो भी 3R है। सो ये तीनों क्या है, पैरेलल में हो गए। सो इसका अगर हम बनाएं तो फाइनली सिर्फ ऐसे ही दिखेगा कि ये एक R है, और यहाँ पर R इक्विवेलेंट भी क्या आ जाएगा, 3R/3। सो 3R/3 मतलब क्या आएगा, R आ जाएगा, और फाइनली R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R+R, मतलब 2R आ जाएगा। सो ये 2R आंसर हो जाएगा हमारा। ये 3 all 3 are in parallel।
और वो यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से इसका 2r आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 तो पूरा अगर हम बात करें तो किरचॉफ्स लॉ पे ही बेस्ड है, तो टेंशन नहीं लेनी है। मैंने ऑलरेडी ऐसे टाइप का एक डिस्कस कर दिया था कि जहाँ पे हमें सारी करंट्स गिवन है, तो हमें बस चेक करना होता है कि हम करंट के डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं या अपोजिट मूव हो रहे हैं, फिर हमारा काम बन जाता है। तो ये पूरा कनेक्शन था। मैं करंट्स लिख देता हूँ। इस ब्रांच में करंट है I1, सो इस ब्रांच में करंट है I1, इस ब्रांच में है I2, और यहाँ से करंट आ रही है जो यहाँ से एंट्री कर रही है, दैट इज I3। अभी सबकी वैल्यू लिख देते हैं। सो रेजिस्टर की वैल्यू ये है 30, ये है 40, बैटरी भी 40 वोल्ट है, ये 80 वोल्ट बैटरी है, और ये 40 ओम है। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि लूप कौन सा है। मान लेते हैं ये फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप है, और हम अब किरचॉफ लगा देते हैं। सो लूप नंबर 1 में लगाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट में I3 से ही दो पार्ट जा रहे हैं ना, मतलब I3 इज I1 प्लस I2। बाद में जरूरत पड़ती है लिखने की। ओके, अब हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, I1 चाहिए, ठीक है। तो फाइंड करेंगे। पहले हम लूप 1 में लगा देते हैं, और लेट से मैं लगा रहा हूँ क्लॉकवाइज। अच्छा, याद है ना कि क्लॉकवाइज मतलब करंट की डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू I1। उसके बाद जब हम रिटर्न आएंगे तो बैटरी का कौन सा सिंबल मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, सो -40। फिर हम करंट के डायरेक्शन में ही हैं बट I3 की डायरेक्शन में है, सो I3 इंटू 40 इज इक्वल टू 0। ये होने वाला है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ कि जब इस तरीके से जाएंगे सो पहले बैटरी का हमें नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, और 2 में भी हम इस तरह जाएंगे सो पहले बैटरी का हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो सिचुएशन हमारे पास क्लियर है। I3 को रिप्लेस कर सकते हैं I1 प्लस I2 से, सो इट इज 30 I1 माइनस 40 प्लस I3 को लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इंटू 40 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 40 का, सो 40 और 30 कितना हो जाएगा, 70 I1 प्लस 40 I2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 10 का डिवाइड कर सकते हैं और फाइनली ये इक्वेशन बना सकते हैं। सो इट विल बी 7 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल टू 4। ये हुई इक्वेशन नंबर 1। सो किरचॉफ में ऐसे ही करना पड़ता है हमें यार, यही याद रखना पड़ेगा कि ये चीज़ हमें जल्दी से सॉल्व करने आनी चाहिए। लूप 2 सॉल्व कर लेंगे। सो इसको भी चाहिए तो हम क्लॉकवाइज ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते थे, बट लेट्स से हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं है। सो क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे तो देखो पहले वाला 40 I3 के अपोजिट में है, सो 40 I3 के अपोजिट में है मतलब नेगेटिव होगा, -40 इंटू I3। उसके बाद देखो बैटरी क्या होगा, बैटरी का प्लस टर्मिनल पहले मिलेगा, हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, सो प्लस टर्मिनल मतलब +40। फिर और आगे जाएंगे, यहाँ पर देखें, सो अलोंग दिस एरो अगर हम और आगे जाएंगे, ठीक है, सो क्या सिचुएशन होगी, 80 का भी प्लस वाला ही मिलने वाला है, सो 80 का भी प्लस वाला ही मिलने वाला है हमें। फिर I1 के अपोजिट आ रहा है मतलब I1 नेगेटिव में आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 40 I1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, I3 की वैल्यू हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, सो ये 40 I1 प्लस I2 प्लस 120 माइनस 40 I1, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अभी देखो 40 से पूरे में डिवाइड कर सकते हैं, I1 ऐड कर सकते हैं, तो ये तो पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -80 I1 प्लस 40 I2 प्लस 120, सॉरी -40 I2 होगा इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों नेगेटिव को इस तरफ ले जाके 40 से डिवाइड कर सकते हैं, सो ये दिखेगा आपको 2 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन।
सो अभी याद करो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, क्या करना चाहिए, सेकंड में मल्टीप्लाई करा दें 4 का तो काम बन जाएगा। सो सेकंड इक्वेशन अभी इसे नहीं बोलते हैं, हमें पता है सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से मल्टीप्लाई बाई 4 करा देते हैं। या बेटर रहता कि 10 का ही डिवाइड करते, 40 का डिवाइड ना करके 10 का ही डिवाइड करते तो काम बन जाता। सो 10 का डिवाइड करेंगे तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा 8i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 120, इस तरफ मतलब 12 इस तरफ आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। सो इक्वेशन नंबर 1 हमें पता थी, 2 हमें पता है, 1 को भी लिख देते हैं, इट विल बी 7i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इट इज़ 4। सो ये 4 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमें बेसिकली 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेना है। सो बेसिकली हम सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को, तो i2 कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से हमें i1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 8 माइनस 7, सो इट विल बी i1 इज इक्वल टू 12 माइनस 4, सो इट विल बी 8। सो यहाँ पर देखें प्लस का 8 आएगी, सो वैल्यू जो आ रही है वो प्लस का 8 आ जाएगी यहाँ पर सॉल्व करने पे। तो ये चीज़ हम यहाँ से i1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर निकाल सकते हैं, बट ऑप्शन में देखें सारे आंसर्स पॉइंट में हैं, सो मे बी हमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। हमारे हमने तो 10 का डिवाइड किया हुआ है तो कोई भी वैल्यूज में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई गेस 30 40 सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज जो हैं ज़ीरोज़ की रेंज में ही हैं। सो हमने ज़ीरोज़ जब कैंसिल आउट किया था तो 4 आ गया था, ये भी हमारा करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, 12 है। सो इसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन आ गई। सो बेसिकली इस तरीके से अगर हम इक्वेशन देखें तो i1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही है, +8। सो आंसर में तो सारे पॉइंट्स में ही हैं, सो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, बट हमारा ये वाला पार्ट बेटर रहेगा। ओके, इक्वेशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन बनी है 7i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 4, ठीक है, हमारी भी यही इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है 2i1 एंड 4i2 इज 6। सो बेसिकली ये भी इक्वेशन हमारी सिमिलर ही है। सो दोनों इक्वेशन सिमिलर ही हैं, फिर भी रिजल्ट में थोड़ा सा इश्यूज हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सॉरी माय मिस्टेक, हमने यहाँ पर i2 था ना, हमने ये मिस्टेक की, यहाँ पर i2 यूज़ नहीं किया हुआ है। सो बेसिकली अगर हम देखें, सो ये गलती हुई है हमसे, यहाँ पर हमने 40i1 लिखा हुआ है, जबकि इस वाले लूप में, सेकेंड लूप में तो i2 चल रहा है ना, सो सेकेंड लूप में हमें i2 यूज़ करना है। सो हमारी इक्वेशन यहाँ पे चेंज हुई है, यहाँ पर i1 नहीं है, i2 है। सो यहाँ पर बेसिकली एक्चुअली ये i2 होना चाहिए। सो यहाँ पर जो 8 एडेड होगा वो i2 में एडेड होगा, i1 पे नहीं। सो बेसिकली ये i2 है और ये i1 है। सो इसका मतलब इक्वेशन में अभी हमें थोड़े से सॉल्व कर लेने चाहिए थे, हमें 2 का डिवाइड और दे देना चाहिए इस इक्वेशन में। सो इस इक्वेशन को अगर हम 2 का और डिवाइड दें, सो मैं बेसिकली लिख रहा हूँ कि इस इक्वेशन में हमने 20 का डिवाइड दिया हुआ है, सो डिवाइड बाई 20। क्यों, क्योंकि हमें 4i2 चाहिए था, इसलिए हमने इस इक्वेशन को ऐसा किया हुआ है। सो 4i2 लाने के लिए 20 से डिवाइड किया है, 4i2 20 से डिवाइड किया है तो 2i1 बचेगा यहाँ पर, एंड 20 से डिवाइड किया है यहाँ पर 6 आ जाएगा। सो अभी सॉल्व करेंगे अगर, सो यहाँ पर वैल्यू आएगी, सो दिस वैल्यू विल बी -5i1 और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस का 2। सो अभी सॉल्व कर देंगे, सो i1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 डिवाइड नेगेटिव आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 5। सो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, इट विल बी नेगेटिव 0.4 एम्पियर। तो किरचॉफ में थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, साइन और लूप्स प्रॉपर नहीं सॉल्व किए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लेट्स से क्वेश्चन नंबर लास्ट 25, हम ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। सो हमें फिगर से यार प्रॉपरली दिख रहा है कि यहाँ से बेसिकली ये एक रेजिस्टर है, यहाँ से ये एक रेजिस्टर है सर्कल में, ये बी पॉइंट एंड है हमारा, ये एक रेजिस्टर है और यहाँ से 2 रेजिस्टर हैं। सो
पहले तो क्लियरली ये देखना है कि सारे रेजिस्टर की वैल्यूज आर है। तो बहुत ही सिंपली दिख रहा है कि जिसमें करंट सिमिलर होती है वो सीरीज में होते हैं। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सो इनका आंसर क्या आने वाला है, 2R। अच्छा, फिर ये जो 2R आने वाला है, ये 2R ये इस R के साथ पैरेलल में हो जाएगा। सो बेसिकली हम क्या फॉलो कर रहे हैं, सर्किट रिडक्शन टेक्निक फॉलो कर रहे हैं कि ये जो 2R है ये इस R के साथ पैरेलल में हो जाने वाला है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान देनी है यहाँ पर सर्किट रिडक्शन में। तो मैं यहाँ पे भी सॉल्व करता हूँ कि ये वाला जो R है और ये वाला 2R है ये दोनों पैरेलल में होंगे। और पैरेलल का आपको याद होना चाहिए R1 R2 कर सकते हैं। सो बेसिकली R इंटू 2R डिवाइडेड बाई R प्लस 2R। सो बेसिकली आ जाएगा 2R बाई 3, एक R कैंसिल, 2R बाई 3। सो इसे और सॉल्व कर देते हैं रिडक्शन टेक्निक में। सो ये पॉइंट है, यहाँ से ये एक R है ही हमारे पास टिल द पॉइंट B। अभी ये जो है इनका इक्विवेलेंट हो गया 2R बाई 3 और वो कनेक्टेड है एक और R से। सो ये एक और R है और इन दोनों का जो ये येलो का रिडक्शन है वो आ गया 2R बाई 3। सो अभी और क्लियर दिख रहा है कि ये 2R बाई 3 इस R के साथ सीरीज में आ गया है। सो इन दोनों का डायरेक्टली हमें ऐड कर देना होगा। ये कितना हो जाएगा, R प्लस 2R बाई 3। सो कितना आ जाएगा, 5R बाई 3। सो इन दोनों का आ जाएगा 5R बाई 3। तो ये पॉइंट है ए एंड बी। सो अब अगर मैं फाइनली देखूँ ए एंड ये पॉइंट मैं बी बोलूँ, तो यहाँ से एक वायर है जो आर है और यहाँ से एक वायर है जो कि 5R बाई 3 है। सो ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि दोनों कैसे हैं, पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। सो इन दोनों का पैरेलल हमें निकाल लेना होगा। सो इन दोनों का पैरेलल निकाल लेते हैं, R1 R2 करके निकाल सकते हैं। सो वो वैल्यू हो जाएगी R इंटू 5R बाई 3 डिवाइडेड बाई R प्लस 5R बाई 3। तो हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से सिमिलर वे में प्रैक्टिस किए हैं, तो टेंशन नहीं है। ये हो जाएगा 5R बाई 3 और नीचे ऐड होगा 5 3 8 बाई 3। सो 3 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 5 बाई 8 विल बी फाइनल आंसर। सो फाइनली आर इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा 5 बाई 8 R। तो इस तरीके से हम सॉल्विंग कर सकते हैं। सो ये था पूरा डिस्कशन पेपर का। इसके बाद भी किसी के कुछ डाउट रहते हैं इनमें, सो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके ओके, गुड बाय एवरीवन।